Yes, students, today we are going to start our first chapter from political science, that is power sharing. सत्ता की साझेदारी आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी. फ्रॉम बिगनिंग दिस चैप्टर आई वांट टू टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है या सत्ता की साझेदारी का मीन्स क्या होता है. It is a system of government in which power is shared among different organs of the government and with different levels of the government. सत्ता की साझेदारी सरकार की एक प्रणाली होती है जिसमें उसका जो शासन है वो अलग अलग अंगों में और अलग अलग स्तरों में बांटा जाता है. और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, कि वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी, इतनी विविधता होते हुए भी बेल्जियम जो था उसने किस प्रकार से अपने देश को अच्छे से चलाया और श्रीलंका ने किस प्रकार से अपने देश को चलाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई थी और उनमें बेस्ट वे कौन सा था जिसके द्वारा बेल्जियम को एक मॉडल के रूप में लेकर के चला जाता है. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बेल्जियम. बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री लाइक हरियाणा इन यूरोप. एक छोटा सा देश है हरियाणा की तरह यूरोप में. एंड ये जो कंट्री है, बेल्जियम के जो बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ अटैच हैं, काफ़ी देशों के साथ मिले हुए हैं. दीज कंट्रीज़ आर फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग. अब बेल्जियम जो है वो देश अपनी सीमाएं फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के साथ शेयर करता है और इट्स पॉपुलेशन इज़ 1 करोड़, दैट इज़ हाफ ऑफ हरियाणा. और इस देश की जो जनसंख्या है 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा राज्य से भी कम है. और नाउ एथनिक कंपोजिशन. एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, जातीय बनावट का मीन्स क्या होता है. एथनिक का मीन्स होता है जातीय, मीन्स यहाँ पे जो लोग हैं वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, सेम भाषा बोलते हैं और उन सब का कल्चर जो है वो सेम होता है, बट फिर भी वहाँ पे कुछ सोशल डिवीज़न होता है, सामाजिक विभाजन वहाँ पे होता है. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेल्जियम एथनिक कंपोजिशन. देखिए बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है वहाँ पे 59% पीपल स्पीक डच लैंग्वेज एंड दे लिव इन फ्लेमिश रीजन. अब वहाँ पे 59% लोग जो हैं वो डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच. 40% लोग ऐसे हैं जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं और उनकी भाषा जो है वो है फ्रेंच भाषा, ये लोग बोलते हैं. और रेस्ट ऑफ ऑल 1% पीपल स्पीक्स जर्मन, और 1% लोग जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं. बट अगर हम यहाँ की कैपिटल देखें, मतलब बेल्जियम की जो कैपिटल है दैट इज़ ब्रुसेल्स, वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है. इट मीन्स ये कि पूरे के पूरे देश में बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं दे आर ओनली 40%, बट इन कैपिटल फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर 80%. 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं एंड ओनली 20% पीपल स्पीक्स डच इन द ब्रुसेल्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द श्रीलंका. श्रीलंका के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि वहाँ का क्या सिस्टम है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है. सेम पॉइंट्स जैसे हमने बेल्जियम में करा वैसे ही अब हम श्रीलंका के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीलंका इज़ अ कंट्री इन साउथ एशिया. साउथ एशिया का एक देश है, दक्षिण एशिया का एक देश है. एंड इट इज़ एन आइसलैंड, और एक द्वीप है विच इज़ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि हमारे तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पर एक द्वीप है. एंड इट्स पॉपुलेशन इज़ 2 करोड़, सेम एज हरियाणा. और इसकी जो जनसंख्या है वो 2 करोड़ है, जैसा कि हरियाणा राज्य की जनसंख्या है. और यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड. वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है मीन्स जो जातीय बनावट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. 74% पीपल आर सिन्हेलाज. वहाँ पे रहने वाले 74% जो लोग हैं वो सिन्हला हैं और सिन्हली भाषा का उपयोग करते हैं. एंड 18% पीपल आर तमिल स्पीकर्स, और 18% जो हैं वो तमिल भाषाई लोग हैं. आगे तमिल जो स्पीकर्स हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ तमिल स्पीकर्स. फर्स्ट इज श्रीलंकन तमिल्स एंड सेकेंड इज इंडियन तमिल्स. श्रीलंकन तमिल्स, देखिए श्रीलंकन तमिल्स आर द नेटिव ऑफ श्रीलंका. नेटिव मीन्स मूल निवासी. किसी भी देश में जब उन लोगों का जन्म होता है तो वो वहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं. तो इट मीन्स श्रीलंकन तमिल्स आर द पीपल हु बोर्न इन श्रीलंका.
तो ऐसे लोग जिनका जन्म श्रीलंका में हुआ है उनको श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता है। और सेकंड आपके पास आता है इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स आर द पीपल हुज फोरफादर्स वर ब्रिंग इन श्रीलंका फॉर द वर्किंग इन प्लांटेशन एज वर्कर्स। और ऐसे लोग जिनके फोर फादर्स को मीन्स जिनके पूर्वजों को प्लांटेशन में कर्मचारियों के रूप में, मजदूरों के रूप में अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ पर ला करके रखा गया था काम करवाने के लिए, ऐसे लोगों को इंडियन तमिल्स बोला जाता है। नाउ 7% पीपल आर क्रिश्चियन, और वहाँ पे 7% लोग जो हैं वो ईसाई हैं, जो कि सिंहली एंड तमिल बोथ लैंग्वेजेस वो यूज़ करते हैं। मीन्स सिंहली और तमिल दोनों ही भाषाओं का उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। तो सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ethnic composition of both the countries, and in the next we will see how the government of that country adjust with these diversities. Majoritarianism in Sri Lanka. श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद. First of all I want to tell you about the meaning of majoritarianism. ये होता क्या है? That is a belief. ये एक विश्वास होता है जिसके अकॉर्डिंग जो मेजॉरिटी ग्रुप है उसको उनकी ये थिंकिंग होती है कि दे कैन रूल अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स, कि वो जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके ऊपर अधिकार कर सकते हैं और अपनी विशेज़ को उनके ऊपर थोप सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका में सिन्हेला कम्युनिटी सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट. अब देखिए यहाँ जो सिन्हेला पीपल थे दे वर 74%, तो मेजोरिटी ग्रुप था, पूरा का पूरा समुदाय उनका था। तो उनको ये विश्वास था कि वो क्या कर सकते हैं कि अपनी मेजोरिटी के बल पर वो सरकार को अपने अधिकार में ले सकते हैं, वो सरकार को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। सो द गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन. तो इस कारण से वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने बहुसंख्यकवाद की नीति को अपनाया। अब टू एस्टैब्लिश सिन्हेला सुप्रीमेसी, इस वजह से उन्होंने बहुसंख्यकवाद की नीति को अपनाया कि वो सिन्हेला जो लोग हैं उनकी सर्वश्रेष्ठता को वहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा सके, उनकी श्रेष्ठता को वहाँ पे स्थापित किया जा सके। फिर इसके बाद इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड, एक कानून पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस किए गए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिन्हेला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इस एक्ट के अनुसार सिन्हेला जो लैंग्वेज थी उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स एक राजकीय भाषा उसको बना दिया गया था। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट फॉलोड पॉलिसीज इन फेवर ऑफ सिन्हेलाज एप्लीकेंट्स, और जो भी सरकार थी वहाँ की उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो कि सिन्हेला लोगों के फेवर में थी, उन्हीं का पक्ष लेती थी। इसके अलावा अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बौद्धिज्म, और इसके अलावा एक नया कानून बनाया गया जिस कानून के अकॉर्डिंग क्या था कि बौद्ध धर्म वहाँ का मुख्य धर्म होगा, और उसी को प्रोत्साहित करने के लिए और उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने एक नया संविधान बनाया और उसके लिए प्रावधान उसमें किए गए। इसके अलावा यहाँ पे जो तमिल स्पीकर्स लोग थे उनमें क्या हुआ, वहाँ पे एलिनेशन की भावना क्रिएट हुई, उनमें अकेलेपन को महसूस किया उन्होंने, एंड दे थॉट दैट नो गवर्नमेंट इज इन द फेवर ऑफ देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। और वहाँ के जो तमिल स्पीकर्स थे वो ये मानते थे कि कोई भी सरकार उनके संस्कृति के प्रति, उनकी भाषा के प्रति संवेगात्मक नहीं है, और उनको इस कारण से अकेलेपन की, अजीबोपन की, बेगानेपन की भावनाएं उनके अंदर पैदा होने लगी, एंड दे स्टार्ट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट, और जिसके कारण इन दोनों में ही सिन्हेला पीपल में और तमिल जो स्पीकर्स थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट होना, संघर्ष होना शुरू हो गया था, और एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई जिसको मीन्स वी कैन से सिविल वॉर जैसी परिस्थितियां वहाँ पे पैदा हो गई थी। सिविल वॉर क्या होता है, गृह युद्ध क्या होता है, एक ऐसा वायलेंट रिवोल्ट, एक ऐसा हिंसात्मक रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है जो कि एक ही देश में होता है और दो ग्रुप्स के बीच में होता है, और अपने आक्रामकता के कारण ये पूरी तरह से एक युद्ध की तरह लगता है। हमने डिस्कस किया था कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किस प्रकार से पॉलिसीज बनाई जिससे तमिल पीपल और जो श्रीलंकन पीपल थे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट जैसी कंडीशंस क्रिएट हो गई थी। तो वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। वैसे तो एजुकेशन में, हेल्थ में श्रीलंका जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता था, बट सिविल वॉर के कारण उसका जो कल्चर है, अपने कल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ में वो थोड़ा
बैकवर्ड हो गया था, थोड़ा पिछड़ गया था। नाउ व्हाट पॉलिसीज वर एडॉप्टेड बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट, बेल्जियम की सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई थी। लेट अस स्टार्ट नाउ। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में सामंजस्य कैसे स्थापित किया गया। देखिए बेल्जियम में हमने पढ़ा कि काफ़ी अलग अलग डाइवर्स लोग थे, वहाँ पे भी अलग अलग फ्रेंच भाषा के लोग हैं, जर्मन भाषा के लोग हैं और डच भाषा के लोग हैं। फिर भी सरकार ने किस प्रकार से उन सबको मैनेज किया, किस प्रकार से उन सबको साथ लेकर के आपस में सामंजस्य स्थापित किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1997 एंड 1993 4 अमेंडमेंट वर डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, सो दैट पीपल ऑफ द ऑल स्पीकिंग दे कैन लिव टुगेदर इन अ सिंगल कंट्री, के एक ही देश में सभी भाषाओं के लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल करके रह सकें। तो इसके लिए उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाई। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए सरकार ने सबसे पहले जो नीति अपनाई कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा जो बोलने वाले लोग हैं उनमें जो मंत्रियों को चुना जाएगा उनकी संख्या जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में समान होनी चाहिए। सेकेंडली, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन ऑफ द कंट्री। अब काफ़ी सारी शक्तियां ऐसी थी जो सेंट्रल सरकार से लेकर के राज्य सरकारों को दे दी गई, और ये जो पावर्स दी गई थी, शक्तियां दी गई थी, वो दोनों ही रीजन के लोगों को दी गई थी। नाउ ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है, और वहाँ पे जो परसेंटेज था भाषा का वो डिफरेंट था। तो ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशंस। और ब्रुसेल्स में ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया गया, मीन्स ऐसा प्रतिनिधित्व दिया गया कि उसमें डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग दोनों ही लोग जो थे दोनों का ही प्रतिनिधित्व समान था। अब वहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट होती क्या है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ वन लैंग्वेज। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट मीन्स सामुदायिक सरकार, ऐसी सरकार होती है जिसको एक ही कम्युनिटी के लोगों के द्वारा बनाया जाता है, और वो अपनी लैंग्वेज के आधार पर भी हो सकते हैं, जैसे लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज है, डच लैंग्वेज है, इनके आधार पर भी हो सकते हैं। एंड इट डजेंट मैटर दे वेयर दे आर लिव इन द कंट्री, और इस बात का कोई भी मैटर नहीं करता कि वो देश में किस हिस्से में कहाँ पर रहते हैं, बट दे कैन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स वर लाइक अ मॉडल फॉर ऑल ऑफ द यूरोप। और ये सारी की सारी बेल्जियम की जो बातें थी पूरे यूरोप के लिए एक मॉडल की तरह थी, और इस कारण से ब्रुसेल्स वॉज सिलेक्टेड एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूएन। और इस कारण से ब्रुसेल्स जो है इसको यूरोपियन कंट्रीज का हेडक्वार्टर बनाया गया था, मुख्यालय इसको बनाया गया था। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है वो वांछनीय क्यों है। इट मीन्स सत्ता की जो साझेदारी है उसकी जरूरत हमें क्यों होती है। 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के फेवर में, पावर शेयरिंग में सत्ता की साझेदारी के पक्ष में 2 तर्क दिए गए हैं। फर्स्ट इज इट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले तो पावर शेयरिंग जो है, सत्ता की जो साझेदारी है, वो सभी प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको कम करती है। इट मीन्स ये है कि पावर शेयरिंग में सभी लोग, चाहे वो मेजोरिटी ग्रुप से हैं चाहे माइनॉरिटी ग्रुप से हैं, सभी लोगों को समान राइट्स दिए जाते हैं, और जिसके कारण कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट की जो कंडीशंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट की जो परिस्थितियां हैं वो कम हो जाती हैं। सेकेंडली, कंडक्सिव फॉर डेमोक्रेसी। ये जो है डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए या लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो पावर शेयरिंग है ये हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की जो है वो आत्मा होती है, और इसी के थ्रू हमारा जो शासन है, हमारे देश का जो शासन है वो सही तरीके से काम करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के प्रारूप क्या हैं, कौन कौन से रूप होते हैं सत्ता की साझेदारी के। इसको काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए सबसे पहले जो सत्ता की साझेदारी की जाती है वो सरकार के अलग अलग अंगों में की जाती है, और दैट ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसमें हम विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल करते हैं। और जब इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी की जाती है, मीन्स व्हेन वी शेयर द पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग।
जब हम सरकार के अलग अलग अंगों में, विधानसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका में जब सत्ता की साझेदारी करते हैं, तब हम इसको क्षैतिज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण भी इसको बोला जाता है। और देखिए इसमें जो भी हमारे ये ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, वो हैव इक्वल राइट्स। इन सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं एंड दे हैव इक्वल पावर्स, और समान शक्तियां होती हैं। दे कैन चेक ओनली ईच अदर्स वर्क, दे कांट इंटरफेयर इन एनीबडीज वर्क। ये हर एक संस्था के काम को सिर्फ देख सकती हैं, बस उनके कामों में ये किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और इसको हम चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज चेक एंड बैलेंस सिस्टम। सेकेंड इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी सरकार के अलग अलग स्तरों पर की जाती है, दैट इज नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी बोला जाता है। जब हम सत्ता की साझेदारी, इट मीन्स जब हम सत्ता की साझेदारी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में करते हैं, तो इसको ऊर्ध्वाधर वितरण भी बोला जाता है सत्ता का। नेक्स्ट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखिए एक समाज में रहने वाले अलग अलग समूह होते हैं, चाहे वो रिलीजन के बेस पे या लैंग्वेज के आधार पर होते हैं, तो उनमें भी उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके धर्म के अकॉर्डिंग और उनकी भाषा के अकॉर्डिंग पावर जो है वो शेयर की जाती है। एंड लास्ट इज डिफरेंट पार्टीज प्रेशर ग्रुप, पावर शेयर अमंग डिफरेंट पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। देखिए पावर का जो शेयर है, हमारी जो सत्ता की साझेदारी है, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी की जाती है और अलग अलग समूहों में भी की जाती है। और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।